नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी रेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 37 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 37 का जो पहला क्वेश्चन है कि किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसे सूफी संत जिनको महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है तो इनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है इनको महबूब ए इलाही कहा जाता था। ये किसके समकालीन थे? क्वेश्चन ये भी आता है कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया है वो किसके समकालीन है। तो अगर शेख निजामुद्दीन औलिया की बात की जाए तो ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन। उसी प्रकार यहाँ ऑप्शन में एक नाम और दिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर बात की जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो ये किसके साथ भारत आए थे? तो अगर बात की जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो ये मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन अनपढ़ या अशिक्षित शासक था? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मुगल शासक है जो अनपढ़ था या अशिक्षित था, क्योंकि ऑप्शन में जितने भी शासक दिए वो सब अनपढ़ है, वो सब जो है वो मुगल शासक है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ अनपढ़ जो शासक था वो था अकबर। देखिए, अकबर ने बहुत सारे महान कार्य किए, लेकिन अकबर एक अनपढ़ और अशिक्षित शासक था मुगल वंश का। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन अकबर के बारे में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अकबर ने एक तो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था 1526 में। 1526 में इसने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, और इसके बाद इसने जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जो हेमू के साथ लड़ा था, और हेमू को इसने पानीपत के दूसरे युद्ध में हरा दिया गया था। इनके द्वारा ही दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और इनके द्वारा ही, इनके शासनकाल के दौरान ही नवरत्न, याद रखना है कि नवरत्न किसके शासनकाल के दौरान हुआ करते थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान नवरत्न भी हुआ करते थे। इन नवरत्नों के अगर मैं आपके बीच नाम बताऊं, क्योंकि टेट परीक्षाओं में अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप टेट परीक्षाओं का बढ़ गया है, तो अबुल फजल हो गया, आपका फेजी हो गया, बीरबल हो गया, तानसेन हो गया, अब्दुल रहीम खाना हो गया, टोडरमल हो गया, राजा मानसिंह हो गया, मुल्ला टोपिया हो गया, और हकीम हमाम हो गया। तो ये सारे के सारे जो है ये अकबर के नवरत्नों में आते थे। आप इनको आराम से सुन सकते हैं, स्लो प्लेबैक स्पीड में आप इनको सुन सकते हैं। अबुल फजल, फेजी, बिरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना, टोडरमल, राजा मानसिंह, मुल्ला टोपिया और हकीम हमाम, ये सारे के सारे अकबर के नवरत्नों में आते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते। अगला क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस युद्ध में मुगलों को पराजित किया? देखिए, अगर मैं शिवाजी की बात करता हूँ, इनके द्वारा मुगलों को पराजित किया गया था, और ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। तो शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था सलहार किले में। कहाँ पे किया था? सलहार के किले में। अगर मैं शिवाजी के बारे में बात करता हूँ तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो एक किले के अंदर ही हुआ था, तो वो किला था शिवनेर किला। तो किस किले में शिवाजी का जन्म हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म होता है वो शिवनेर किले में होता है। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले। दोनों बातें आपको याद रखनी है कि जो शिवाजी थे इनकी माता का नाम जीजाबाई, और जो इनके पिताश्री थे इनका नाम था शाहजी भोसले। इनके जो हमारे शिवाजी है, इनके शासनकाल में ही 1665 में एक संधि होती है जिसको हम नाम देते हैं पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की जो संधि है वो किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल के दौरान पुरंदर की संधि होती है। देखिए, इनके शासनकाल के दौरान, शिवाजी के शासनकाल के दौरान प्रधानमंत्री को पेशवा किस नाम से, ये क्वेश्चन आता है कि पेशवा जो है उनका जो क्या सम्मान होता था? तो पेशवा को प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था, और जो विदेश मंत्री होता था उसको दवीर कहते थे। क्या कहते थे? दवीर। ऐसे क्वेश्चन आए हैं परीक्षाओं में। राजस्व मंत्री जो थे वो अमात्य को कहा जाता था, और वाक्य नवीस जो होते थे वो वाक्य नवीस जो इनके दरबार में होते थे वो उन्हें कहा जाता था। जो प्रतिदिन दरबार की जो कार्रवाई करते थे उनको वाक्य नवीस कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम यूरोपियन कौन थे जो व्यापार के लिए भारत पहुंचे थे? देखिए, बात कर रहे हैं कि प्रथम पूरे यूरोप से पहले कौन थे, प्रथम कौन थे जो भारत आए थे व्यापार के लिए? तो वो थे पुर्तगाली। देखिए, अगर मैं पुर्तगालियों की बात करता हूं तो सबसे पहले भारत आए थे, और सबसे बाद में 1961-62 के आसपास ये भारत से गए भी थे। तो सबसे पहले आए भी पुर्तगाली थे और सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली थे। देखिए, इतना ही नहीं, क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनते हैं। सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली भारत आया था? तो 1498 की बात है, और 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली भारत की समुद्री मार्ग से खोज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
और ये जब भारत आया था तो कहाँ पर आया था, तो ये केरल के कालीकट एक बंदरगाह है वहाँ पर ये आया था। तो केरल के कालीकट के निकट ये आया था और वहाँ पर जो है वो इसका स्वागत किया गया था। किसके द्वारा इसका स्वागत किया गया, ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बनता है। तो वहाँ के जो हमारे केरल के उस टाइम राजा होते थे जमुरिन, इनके द्वारा जो है इनका स्वागत किया गया था वास्को डी गामा का। क्वेश्चन एक बार ये भी क्वेश्चन में आया था कि पहला पुर्तगाली तो वास्को डी गामा था, दूसरा पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था। तो दूसरे पुर्तगाली थे पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल। तो दूसरे जो पुर्तगाली थे इनका नाम क्या था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल। अगर मैं बात करता हूँ ये कब आए थे, तो पेड्रो अल्वारेज जो आए थे वो 1500 ईस्वी के आसपास आए थे भारत। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते। अगले क्वेश्चन की जब मैं यहाँ से बात करता हूँ कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था। देखिए चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ है और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चित्तौड़ कहाँ पर है। अगर मैं चित्तौड़ की बात करता हूँ तो चित्तौड़ जो शहर है या चित्तौड़ जो है ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर जो विजय स्तंभ बनवाया जाता है वो किसके द्वारा, तो मेवाड़ के ये राज्य होता है, मेवाड़ के राजा राणा कुंभा। तो राणा कुंभा एक मेवाड़ के राजा थे और इनके द्वारा जो है चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। कब इन्होंने चित्तौड़ में ये बनाया था, तो ये 1448 के आसपास जो है इनके द्वारा ये जो मेवाड़ में जो ये बनाया गया था विजय स्तंभ जो है इसको बनाया गया था। राणा सांगा का यहाँ पे नाम दिया है। तो अगर मैं राणा सांगा की बात करता हूँ तो राणा सांगा वही थे जिनको बाबर ने हराया था कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था ये 1527 के आसपास लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे परीक्षा के लिए। उसी प्रकार महाराणा प्रताप के साथ जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में अकबर ने लड़ा था और राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध जो है वो बाबर ने लड़ा था। तो आपको एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं, मतलब हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपके सीधे सीधे एक वीडियो में 50 से 70 क्वेश्चन हो रहे हैं। और मेरा जो मानना है मैं हर वीडियो में आपको 50 से 100 के बीच में क्वेश्चन करवाता ही करवाता हूँ और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं कि सबसे शीत ग्रह कौन सा है। अगर बात की जाए सबसे शीत ग्रह की, मतलब कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट, विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट, तो नेपच्यून जो है, जो हमारा नेपच्यून जो प्लेनेट है वो सबसे ज़्यादा क्या है, ठंडा ग्रह है। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन परीक्षा में और क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। तो लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो है जुपिटर, जिसको हम बोलेंगे बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट की अगर बात की जाए तो स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे है, तो स्मॉलेस्ट जो है वो है हमारा मर्क्यूरी, जिसको हम बुध ग्रह बोलते हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन इतने ही नहीं रुकते हैं। सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस प्लेनेट को इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जो कहा जाता है वो वीनस को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। इतना ही नहीं, शुक्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। शुक्र जो ग्रह है, वीनस जो है वो पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। क्वेश्चन ये भी आता है सबसे गर्म और सबसे जो चमकीला ग्रह है, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, तो वो भी वीनस है, शुक्र ग्रह है। तो हर एक चीज़ आपको याद। क्वेश्चन ये भी आता है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो लाल ग्रह या रेड प्लेनेट के नाम से मार्स को, मंगल को जाना जाता है। उसका लाल रंग क्यों है, तो आयरन ऑक्साइड की वहाँ पे मात्रा बहुत अधिक है, इसीलिए मंगल ग्रह का रंग लाल है। जैसे पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे 71% तो है वो पानी है, 70 से 71 के बीच % के बीच में पृथ्वी पर पानी है। इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सोलर सिस्टम से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह। तो हर एक बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि वायुमंडल में CO2 का अनुमानित प्रतिशत क्या है। तो अगर CO2 की बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, तो अनुमानित जो प्रतिशत है यहाँ पे वो है 0.03%। तो 0.03% यहाँ पे अनुमानित प्रतिशत है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन इतना ही नहीं, हम पूरी की पूरी गैसेस पर डालेंगे भैया। हमें एक क्वेश्चन से कुछ नहीं करना है, हमें सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करता हूँ कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में, हमारे जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, वैसे तो अप्रॉक्स 78, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो 78.8% है। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन O2 पाई जाती है। कितनी, आप बोलेंगे कि सर 21% अप्रॉक्स, लेकिन अगर एग्जैक्ट बोले तो 20.95%, लेकिन बहुत दफ़ा 21% होता है। तीसरे नंबर पर यहाँ पे ऑर्गन पाई जाती है जो कि 0.93% यहाँ पे पाई जाती है। इसके बारे में भी आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आपको हर एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार डिस्कस करा चुका हूँ तो अपनी वीडियोज़ में, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में चक्रवात को क्या कहा जाता है। कि जो नॉर्थ अमेरिका में देखो साइक्लोन को अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों में जाना जाता है, तो यहाँ पे बोला है कि नॉर्थ अमेरिका में, पहले बहुत बार बोला है, तो नॉर्थ अमेरिका में जो है इनको टॉर्नेडो या क्या कहते हैं, हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। तो हरिकेन या टॉर्नेडो इनको नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं। उसी प्रकार टाइफून इनको चाइना सी में कहते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, द बाउंड्री लाइन बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इज। देखिए जो यूएसए और कनाडा की जो सीमा रेखा है ना, जो उसको अलग करती है, उसका नाम क्या है, तो वो है 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा जो है वो यूएसए को कनाडा से अलग करती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेट परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बात है। अगर आप जो है हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, आपको नोट्स लेने हैं, आपको कोचिंग लगानी है, तो ये हमारा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं, आपको जो भी जानकारी लेनी है, नोट्स लेने हैं, आपको केमिस्ट्री के नोट्स लेने हैं, फिजिक्स के नोट्स लेने हैं, साइकोलॉजी के लेने हैं, पॉलिटिकल साइंस के लेने हैं, जीके ऑल इन वन लेने हैं, हमारे जो बैच चला है उसके नोट्स अगर आपको लेने हैं, क्योंकि वो बैच थोड़े से, वो जो हमारे नोट्स है वो थोड़े कॉस्टली है, उसका जो कॉस्ट है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन उसमें ऑल इन वन है। वहाँ से आपको 60 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 60 से 90 के बीच में टोटल 90 क्वेश्चन जीके के रहते हैं, लेकिन 60 से प्लस ही उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसमें हमने सारी चीज़ें स्मार्टली चीज़ें जो है उसमें हमने क्या की है, ऐड की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसी प्रकार देखिए जिस प्रकार एक 38वीं समांतर रेखा भी यहाँ पे दी है, 38 पैरेलल लाइन। अगर मैं 38वीं समांतर रेखा की बात करता हूँ तो ये बहुत आसान है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है कौन सी, 38वीं समांतर रेखा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चंबा जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। अगर चंबा जिले की बात की जाए तो यहाँ पे विधानसभाओं की 5 जो है वो संख्या है। टोटल हिमाचल में कितनी है, चंबा में तो 5 है भैया, तो टोटल हिमाचल में है 68 तो हिमाचल में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा है कांगड़ा में है 15। दूसरे नंबर पे आता है मंडी में है 10। इसके बाद आता है शिमला में कितनी विधानसभा की सीटें, 8। अगर पूछा जाएगा चंबा में 5। अगर पूछा जाएगा सिरमौर में भी 5। सोलन पूछा जाएगा क्योंकि सिरमौर के साथ सोलन है, वहाँ भी 5 ही सीटें हैं। ऊना में भी कितनी है, 5 ही सीटें हैं। और अपना जो हमीरपुर है वहाँ भी 5 ही है। तो याद रखना, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर और आपका चंबा, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 5 है। तो 5 जिलों में 5-5 है। अब 4-4 कहाँ है, तो बिलासपुर और अपना कुल्लू। तो बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 4-4 है। और 1-1 विधानसभा सीटों की संख्या, तो सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या किन्नौर और लाहौल स्पीति में है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें जो मैंने आपके बीच यहाँ पे डिस्कस की। सारी सीटें मैंने आपको बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आ सकती है। एक एक सीट आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गसोता मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अगर गसोता मेले की बात की जाए तो ये हमीरपुर ज़िले में मनाया जाता है। देखिए गसोता मेला तो अपने हमीरपुर में लगता है। इसके अलावा दियोटसिड मंदिर भी अपने यहीं पर है, अपने हमीरपुर में है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश स्टेट राज्य निर्वाचन आयोग, तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ कमीशन, तो ये कहाँ पे, HPPSC। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो हमीरपुर में ही है। हमीरपुर के कहाँ पर है, एक बार ये क्वेश्चन आया था। तो जब बच्चों ने सोचा यार, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को तो नहीं पता था ना, जो हमीरपुर के बच्चे उनको पता था कि ये कहाँ पे है, तो ये हमीरपुर के पक्का भरो में है। हमीरपुर में एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी है। ये भेड़ प्रजनन केंद्र हमीरपुर के ताल नामक स्थान पे स्थित है। तो हमने हमीरपुर से इतना ही जाना। अगले क्वेश्चन की ओर जाता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित। अगर बात की जाए मेजर सोमनाथ शर्मा की, तो ये कांगड़ा जिले से संबंधित है। ये वही मेजर सोमनाथ शर्मा है जिन्होंने 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चली थी, उस समय जो है वो अपने प्राणों की बलिदान दिया था। बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी थे और पहले भारतीय है जो परमवीर चक्र विजेता है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा पहले हिमाचली और पहले भारतीय जिनको परमवीर चक्र मिला। और किसको हिमाचल में सोमनाथ शर्मा जी के अलावा परमवीर चक्र मिला है, तो देखिए पहली बार मरणोपरांतो सोमनाथ शर्मा जी को मिला। इसके अलावा धन सिंह थापा जी को मिला है, विक्रम बत्रा जी को मिला है और राइफलमैन संजय कुमार। तो आपको इन सारे नाम याद रखने हैं कि धन सिंह थापा, विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार, इन सभी लोगों को जो है वो क्या मिला है, परमवीर चक्र जो है मिला है।
और अगर मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। देखिए नाबार्ड तो भैया किस 5 ईयर प्लान के तहत इसको बनाया गया था। पहले बहुत बार नाबार्ड के बारे में बात कर चुका हूँ और इस बार क्वेश्चन नाबार्ड से आया, लेकिन कुछ और आया है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन सभी वीडियोज़ को वॉच कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना आती है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो हमारी जो छठी पंचवर्षीय योजना आती है, उसके तहत जो है वो नाबार्ड को जो है वो उसकी स्थापना की जाती है। अगर मैं नाबार्ड क्या फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा नाम है। अगर बात की जाए नाबार्ड की स्थापना की, तो नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहाँ पे नाबार्ड का हेडक्वार्टर? नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अगर मैं पंचवर्षीय योजनाओं की बात करता हूँ तो जो छठी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका जो काल भैया ये कब से कब तक चली, तो 1980 से 1985। 1980 से 1985 नाबार्ड जो ये छठी पंचवर्षीय योजना चलती है। उसी प्रकार जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। तो आपको हर एक बात याद रखनी कि 1951 से 1956 जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना चलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ से हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं हैं। उसके बाद नीति आयोग बनाया गया था, तो पंचवर्षीय योजना इसके बाद बंद कर दी गई। और अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इनको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप आदि पे स्टेटस जरूर लगाएं। जो भी टेट की तैयारी कर रहा है, गरीब बच्चा, उन सभी लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके, क्योंकि मैंने ये चैनल तभी बनाया है कि यार जो पैसे खर्च नहीं कर सकते बड़ी बड़ी एकेडमियों में जाके, उनकी तैयारी जीके की या कुछ भी वो कर रहे हैं, मैं आगे जो अपने चैनल को इस तरह बना रहा हूँ कि कम पैसों में बच्चों को कोचिंग देना। और जो गरीब बच्चे हैं बीपीएल फैमिली से, उनको फ्री, मेरे जो चैनल पे जो बीपीएल फैमिली से उनके लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी। ये मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ये जो अभी नवंबर वाला 2024 वाला बैच है, इसके लिए ये जो है बात मैंने रखी है। तो जो भी बीपीएल फैमिली से है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बस उसको ऐप का थोड़ा बहुत चार्जेस देना है, बाकी उसके लिए मैं उनसे कुछ भी चार्ज नहीं लूँगा, फ्री है। जो भी बीपीएल फैमिली से और वो मेरा बैच अवेल करना चाहते हैं उनके लिए फ्री है। देखिए भैया, मैं उन लोगों के लिए आगे आ रहा हूँ जो पैसा खर्च नहीं कर सकते, एकेडमियों के अंदर नहीं जा सकते, उनके लिए हम जो है ये स्टेप उठा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय नवीकरण निधि रचना किस उद्देश्य से की गई है? तो राष्ट्रीय नवीकरण निधि रचना किस उद्देश्य से की गई थी, जिसको हम नेशनल रिन्यूअल फंड, मुझे लगता है पार्ट 34 या 33 में मैंने इसके बारे में ज़रूर डिस्कस आपके बीच किया था। तो ये जो है वो नेशनल रिन्यूअल फंड है, जिसको हम एनआरएफ कहते हैं। ये जो है उद्योगों की पुनर्संरचना और आधुनिकीकरण के लिए ये बात करता है। ये नेशनल रिन्यूअल फंड, राष्ट्रीय नवीकरण निधि की जो स्थापना है वो फरवरी 1992 में की गई थी। इस क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा इतना ही समझेंगे अच्छा रहेगा, बार बार सुनेंगे तो पुनरावृत्ति होगी। अगला क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं कि भारत में मौद्रिक नीति को सूत्रबद्ध करता है। पहले भी बता चुका हूँ, आरबीआई जो है वो जो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, उसको सूत्रबद्ध कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना बहुत बार बता दी है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, उसके तहत जो है वो क्या है, इसको आरबीआई जो है मौद्रिक जो वो बनाया गया था, मुद्रा के लिए बैंक बनाया गया था, केंद्रीय बैंक, जिसका नाम था आरबीआई। नेशनलाइजेशन, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चा सही कर देगा जिसने मेरी वीडियो देखी है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। हेडक्वार्टर जो इस बैंक का है वो मुंबई में है और गवर्नर जो वर्तमान में है वो शक्तिकांत दास है। पूछेगा तो गलत बिल्कुल नहीं करेंगे, गलती की गुंजाइश ही नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल किसका निवास है? शिमला में है वाइल्ड फ्लावर हॉल। ये लॉर्ड किचनर का उस समय जो है ये, और आज की डेट में बहुत बड़ा होटल ये बन चुका है। तो लॉर्ड किचनर का वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है ये क्या था? निवास स्थान था। अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर सूरजताल झील की बात की जाए तो अगर मैं सूरजताल झील की बात करता हूं तो ये लाहौल स्पीति, किस जिले में है सूरजताल झील? लाहौल स्पीति में स्थित है सूरजताल झील। अगर मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की, जैसे सूरजताल झील जो है वो तो हमारी लाहौल स्पीति में है। सूरजताल झील लाहौल स्पीति में है। आपकी चंद्रताल झील भी लाहौल स्पीति में है। आपकी यूनामसो झील लाहौल स्पीति में, विशालताल झील लाहौल स्पीति में, दीपक ताल हो गया। तो जितनी भी ये झीलें आपको नज़र आ रही है ना, जो मैंने अभी बताई, वो लाहौल स्पीति में। किन्नौर में 2 ही झील है, आप आसानी से बता लोगे। एक तो नाको झील स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है और दूसरी जो किन्नौर में झील है वो है सोरंग झील। तो ये दोनों के दोनों कहाँ पे? किन्नौर में है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सिरमौर, तो सिरमौर में
एकमात्र प्राकृतिक झील मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रेणुका झील, जिसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है, तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। और एक है वहाँ पे सुकेती झील, सिरमौर में सुकेती झील भी है। मंडी की बहुत ज़्यादा झील है, मैं बहुत बार डिस्कस करा चुका हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा है अब। सुक्सर झील, कलासर झील, कुंतब्योक झील, कुमारवा झील और आपकी पराशर झील, तो सारी की सारी मंडी में है। चंबा की देख लो आप, गड़ासरू झील, खजियार झील, चमेरा झील और आपकी महाकाली झील, खजियार झील, तो ये सारी की सारी जो है लामाडल झील, ये सारी की सारी चंबा ज़िले में है। तो ये सारी झीलें आपको जो है पेट करनी है। अगर आप इन सारी झीलों को याद रखेंगे ना तो बहुत डिटेल से आप बहुत आगे जाओगे। हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हिमाचल दिवस की बात हो रही है। हिमाचल दिवस की अगर बात की जाए तो ये प्रतिवर्ष जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। और जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो हिमाचल में 4 ज़िले थे, 4 ज़िले थे, 30 रियासतें। याद रखना है कि 4 ज़िले थे और 30 रियासतें थी। और याद रखना है कि और तहसीलें कितनी थी जब हिमाचल बना था? तो 24 तहसीलें थी। और उप तहसीलें कितनी थी? तो याद रखना है 24 तहसीलें थी जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। उप तहसीलें बहुत कम थी, उप तहसीलें सिर्फ 2 थी उस समय जब बना था। और उस समय जो मुख्य आयुक्त बनाए गए थे हिमाचल प्रदेश के, तो इनका नाम था NC मेहता। और उसी प्रकार अगर मैं पूरे सिनेरियो की बात करता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, 1951 में पारसी बना, 54 में बिलासपुर को मिलाया गया, 1960 में किन्नौर, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, फिर क्षेत्रीय परिषद बनी 1957 में ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में। फिर 1960 में 1 मई 1960 को भैया किन्नौर को हिमाचल का 6ठा जिला बनाया जाता है। 1966 में विशाल हिमाचल बनता है, क्योंकि पंजाब के कुछ हिस्से को हिमाचल में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार हिमाचल का गठन होता है। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के साथ साथ ये भारत का 18वां राज्य बन जाता है। आज की वीडियो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बड़ी बनी है, लेकिन आज हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो क्वेश्चन आज के कुछ अंतिम क्वेश्चन भी है कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान धर्मशाला है, आप सभी लोग जानते हैं। 118 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की यहाँ पे बारिश होती है धर्मशाला में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें। लेकिन अगर सबसे वर्षा वाला स्थान तो धर्मशाला है, लेकिन सबसे सूखा पूछा जाएगा तो स्पीति है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था ना, इसी एक्ट के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कोलकाता में की जाती है। इस बात को आप याद रखें। भारत में कब भारतीय सुप्रीम कोर्ट कब बना? तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट तो 1950 में बना था। लेकिन भैया जो सर्वप्रथम जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत के अंदर, वो तो 1774 में ही हो गई थी। किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो ये भी याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में पारित हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसी एक्ट में जो बंगाल का खाली गवर्नर होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वो कौन है? तो बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल है उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन अगर तो ये तो बंगाल का है, लेकिन अगर भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो इनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भारत के पहले वायसराय कौन है? तो गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिए थे 1858 में भारत शासन अधिनियम से। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम होता है ना, उसमें ये बोला जाता है कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बनाए गए थे। 1873 के चार्टर में जो है भारत के साथ चाय का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आता है अंग्रेजों का, उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि भारत में जो है 2 बोर्ड बनाए जाते हैं अंग्रेजों की ओर से। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दोनों ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। 1833 के चार्टर के तहत ही भारत में गवर्नर जनरल बनाया जाता है। दास प्रथा का कहीं ना कहीं जो है कोशिश की जाती है ख़त्म करने की, उसको खात्मा करने की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पे अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो DY चंद्रचूड़ है। पहले कौन है? तो हीरालाल J कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि पहली महिला जज कौन है, तो M फातिमा बीबी। बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस करा चुका हूँ, दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि दोबारा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता है। सर्वप्रथम लिखित संविधान के विचार में उद्भव हुआ था। देखिए, अगर बात की जाए वेयर वाज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो संवैधानिक जो विचार का उद्भव, लिखित संविधान जो है वो सर्वप्रथम जो USA के का ही विचार है।
और यूएसए के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट हो गया प्रेसिडेंट का, महाभियोग जिसको हम कहते हैं, मौलिक अधिकार हो गए, आपका जुडिशल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन जिसको हम कहेंगे। और आयरलैंड से हमने बहुत सारी, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, और फंडामेंटल ड्यूटी हमने यूएसएसआर से ली है, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है, जर्मनी से हमने इमरजेंसीज ली है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपातकाल जिसको हम कहेंगे। क्वेश्चन एक बार ये आया था कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत, तो अगर वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो वित्तीय आपातकाल 360, और एक बार भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का ये बनता है। अब हर दिन क्वेश्चन ऑफ द डे आएंगे और हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बात आप कान खोल के सुन ले। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जो भारतीय जो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, यहाँ पे जो नए राज्यपाल, नए जो यहाँ पे जो गवर्नर नियुक्त हुए हैं, सॉरी आपके जो चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के नियुक्त हुए हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है राजीव सकदर। अब मैं आपको यहाँ से एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे राजीव सकदर को न्यू अपॉइंट किया है अभी किसने, हमारे राज्यपाल साहब ने। देखिए, भेजा तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इनको भेजा तो राष्ट्रपति के द्वारा गया था, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, इसको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, इसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, और राज्यपाल को भी अपॉइंट तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इसको भी शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस, सीजीआई। तो याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो आपको याद रखना है अभी कौन बने, राजीव सकदर, और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, शंभो।